हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। आज हम 7 जनवरी 2021 का पीआईबी एनालिसिस समरी देखेंगे जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एंड स्टेट पीसीएस के करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स को कवर करती है। हमारी जो पहली पीआईबी है दैट कैबिनेट अप्रूव्स द साइनिंग ऑफ एमओसी बिटवीन इंडिया एंड जापान। जो एमओसी साइन हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन, जो इंडिया एंड जापान के बीच साइन हुई थी, जो एमओसी किससे रिलेटेड है, ऑन अ पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। उसका अप्रूवमेंट हो चुका है और अप्रूवमेंट किसको द्वारा दिया गया है? बाय द यूनियन कैबिनेट जो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, एंड ये एमओसी किस पे साइन हुई है? ऑन अ पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। सबसे पहले हम इस एमओसी के बारे में देख लेते हैं एक्चुअली में डिटेल पे। जो एमओसी जो इंडिया और जापान के बीच साइन हुई है, ये साइन हुई है ऑन अ सेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग अ स्किल्ड इंडियन वर्कर्स। ओके, एंड इस पे क्या होगा कि जो जापान गवर्नमेंट है वो कुछ जो हमारी जो इंडियन स्किल वर्कर्स हैं, अगर वो जापान में वर्क करेंगे, ओके, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कुछ क्वालिफिकेशंस है। दैट इज उनका पहले जापानीज लैंग्वेज टेस्ट होगा एंड देन क्वालिफाइड एंड कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स है जिन पे वो क्वालिफाई होना होगा। देन दे विल वर्क इन अ 14 स्पेसिफाइड सेक्टर इन जापान। ऐसे ही सेम जापान वर्कर्स हैं, उनके लिए इंडिया में भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है। ओके, एंड जो इंडियन वर्कर्स जो जापान में वर्क करने जाएंगे वुड बी ग्रांटेड अ न्यू स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। ओके, एंड जो एमओसी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ये किसके उसके लिए कि प्रॉपर तरीके से एमओसी इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी विल बी सेट अप टू फॉलो अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमओसी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? कुछ मेजर इम्पैक्ट है इस एमओसी के। दैट इज इट इनहांस पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड द फॉस्टर मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम इंडिया टू जापान। एंड जो 14 सेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? स्किल्ड इंडिया वर्कर फ्रॉम 14 सेक्टर जो जापान में वर्क करेंगे, वो 14 सेक्टर स्पेसिफाई एस पीआईबी में। वो कौन कौन से हैं? नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड, बेवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज है फॉर द इंडियन स्किल्ड वर्कर एंड दे विल वर्क इन जापान बट हैव टू क्वालिफाई सम रिक्वायर्ड स्किल्स। ओके, सो ये है हमारा पहला पीआईबी। देन जिसमें जापान एंड एमओसी के बीच मेमोरेंडम कॉर्पोरेशन साइन हुआ और वो अप्रूव होके किस तरीके से जो जापान और इंडिया के बीच रिलेशन और किस तरीके से सुधार रहे हैं। देन उसके बाद हमारी जो सेकंड पीआईबी दैट इज इंडिया जर्मनी लीडर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस। इसमें जो जर्मनी के जो फेडरल चांसलर है डॉक्टर एंजेला मार्केट, उन्होंने वो एक तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है विद आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, और उसमें हमारे कुछ बायलैटरल इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। देन कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में डिस्कस किया गया। ओके, कोविड-19 पैंडेमिक, बायलैटरल ट्राइज एंड रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात किया गया। देन नोट दैट कि जो जर्मनी का जो डिसीजन था, जर्मनी ने कुछ चीज डिसीजन लिया था विद इंडिया दैट कि Germany will join the ISA International Solar Alliance project and coalition for disaster resilient infrastructure. ओके, ये जो दो प्रोजेक्ट जो इंडिया के चल रहे हैं उस पर अब जर्मनी भी कोलैब करेगा एंड इसके लिए अब प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया कि ऑफ कोर्स एंड अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे? विद अदर कंट्री दैट इज जर्मनी। जर्मनी के साथ कोलैब करके दो प्रोजेक्ट जो हमारे इंडिया के हैं वो उसके साथ हम वर्क करेंगे। ओके, एंड अब इसमें हम इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस देख लेते हैं जो क्या क्या है। हम इसमें डिफेंस के भी देखेंगे, साइंस टेक के भी देखेंगे, किस किस सेक्टर्स में हमने कितना ग्रोथ किया जर्मनी के साथ। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश अ डिप्लोमेटिक टाई विद जर्मनी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, एंड in last decades both economic and political interaction between India and Germany have increased significantly. And India and Germany have a strategic partnership since 2001, okay, and which allows for a comprehensive review of cooperation, identification of a new area of engagement. Okay, हम डिफेंस सेक्टर में देख लेते हैं। द डिफेंस इंडस्ट्री एंड द डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया, an arrangement on implementation of agreement of 6 October 2006 and concerning a bilateral defense cooperation was signed between 12 February 2019. इंडिया एंड जर्मनी के बीच में एक बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन साइन किया गया है ऑन दी 12 फरवरी 2019 एंड इसके बीच में अब क्या होगा? मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिससे दोनों को बेनिफिट होगा। देन नोट दैट कि जर्मनी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द यूरोप। पूरे यूरोप में जो जर्मनी है, जर्मनी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड जर्मनी इज द 7th एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर
in India since April 2000. Okay, and science and tech के फील्ड में बात कर लेते हैं. India and German Science and Technology Corporation started with the signing of Intergovernmental Science Tech Corporation Agreement in 1971 and 1974. So साइंस टेक के फील्ड में हमने जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल साइंस एंड टेक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट इन 1971 एंड 1974 फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक फील्ड. ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड. एंड नोट दैट देयर आर मोर देन 150 जॉइंट साइंस एंड टेक रिसर्च प्रोजेक्ट एंड 70 डायरेक्ट पार्टनरशिप बिटवीन यूनिवर्सिटीज ऑफ द बोथ कंट्रीज. सो ये हमारे इंडिया एंड जर्मनी के बीच के रिलेशन जो अभी चल रहे हैं. देन अब जर्मनी कोलैब करेगी विद अ प्रोजेक्ट दैट गोइंग ऑन International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Reliance and Infrastructure. Okay, so, sorry for the pronunciation. Okay, so this is our second PIV. Then the third PIV that we have is the Piyush Goyal described the quality productive as two very important legs on which the future of Indian industry will stand. So the Ministry of Commerce and Industry, okay, Railways, Consumer Affairs and Food Public Distribution मिनिस्टर पीयूष गोयल उन्होंने बोला है कि जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ओके आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लैग व्हिच ऑन अ लैग व्हिच द फ्यूचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज स्टैंड. सो इसको ग्रोथ करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको ग्रोथ करने के लिए ओके विद क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव वर्क. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार जिसका नेम है उद्योग मंथन, एंड इट इज अ मैराथन फॉर फोकस्ड सेक्टर स्पेसिफिक वेबिनार्स फॉर promoting quality and productivity in Indian industry. So इंडियन इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए ओके तो एक उद्योग मंथन एक वेबिनार है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है एंड उसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखा जाएगा जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री और अच्छे तरीके से ग्रोथ हो पाए. ओके, एंड उन्होंने नोट दैट उन्होंने ये बोला है कि जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी दे आर दी टू इम्पोर्टेंट लेग्स ऑन विच फ्यूचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विल स्टैंड. ओके, आप इसे जो ये जो उन्होंने सेंटेंस बोला आप इसको यूपीएससी के मेंस में लिख सकते हैं एज और ये आपको ये जो एग्जामिनर करे उसका अट्रैक्टिव लगेगा. देन जो ये वेबिनार होने वाले हैं, जो वेबिनार होने ये 45 सेशंस में होंगे, कंप्राइजिंग ऑफ 45 सेशंस एंड कवर द मेजर सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. ओके, एंड नोट दैट इट विल इनेबल learning across industries sector for enhancing quality and productivity to promote vocal for local and the vision of Atmanirbhar Bharat. So ये थी हमारी तीसरी PIV that is related to the Ministry of Commerce and Industries and इसमें किस तरीके से इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए किस तरीके से Ministry of Commerce वर्क कर रही है. Then the next PIV that we have is related to the coriander. हिंदी में उसको coriander को धनिया बोलते हैं. ओके, so इस पे एक वेबिनार है और वेबिनार का थीम क्या है? Accelerating quality production post harvesting value addition and export of coriander from India. So इंडिया से coriander को एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ वर्क किया जा रहा है coriander के अकॉर्डिंग. सो हम उसको देखेंगे coriander के बारे में देखेंगे. देन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा coriander कहाँ होता है. ओके, सो नोट दैट हाडोटी रीजन ऑफ साउथ ईस्ट राजस्थान एंड द गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर coriander. coriander का जो साइंटिफिक नेम होता है coriander sativum होता है, sativum, and production contributes major share in the coriander export from the country. So हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेजर शेयर है वो दो स्टेट से होता है, दैट इज साउथ ईस्ट राजस्थान देन दी मध्य प्रदेश. ओके, एंड नोट दैट रामगंज एपीएमसी मंडी जो कि कोटा में स्थित है, कोटा डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट कोरिएंडर मंडी इन एशिया. पूरे एशिया कंटिनेंट में सबसे ज्यादा कोरिएंडर का जो होता है वो होता है रामगंज एपीएमसी मंडी, जहां जो लोकेटेड है कोटा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, और ये सबसे बड़ी मंडी है, लार्जेस्ट कोरिएंडर मंडी है पूरे एशिया में. ओके, एंड नोट दैट रामगंज जो कि राजस्थान में है इज आल्सो नोन एज द कोरिएंडर सिटी. एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैड assigned a coriander to the district of Kota is list one district and one product. Okay, one district and one product के अंदर जो coriander है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोटा का जो जहाँ पर रामगंज है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो असाइन किया गया है उसको. ओके, उस डिस्ट्रिक्ट को. देन coriander के बारे में देख लेते हैं. coriander is an important winter season commercial seed spice crop of humid southeastern plain of Rajasthan
एंड आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो कोरिएंडर होता है वो राजस्थान में हो रहा है, साउथ ईस्ट पार्ट राजस्थान में। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि जैसे कोरिएंडर है तो उसके ग्रीन लीव्स है तो उसमें वाटर की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी या फिर पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, एंड देन ऑप्शंस दे देगा कुछ ऐसे कि जहाँ पर जैसे पंजाब दे दिया या फिर राजस्थान दे दिया, देन हरियाणा दे दिया। ओके, तो आपको आप फिर वहाँ पर राजस्थान का एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो डिजर्ट एरिया में आता है, बट ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कोरिएंडर किस पे कवर किया है कि राजस्थान में होता है कोरिएंडर। ओके, then which is also used, coriander is also used as a medicinal as well as a flavoring agent. Okay, and coriander is also used in curry powder, pickling achar, and many parts are uses many parts of the country. Okay, and note that जो farmers हैं जो coriander जो produce करते हैं वो कुछ उनपे जो disease लग जाती है coriander पे, उससे farmers की जो income होती है वो भी affect होती है। Okay, and वो जो डिसीज वो क्या है जो कोरिएंडर में होता है, डेट इज अ मैनक ऑफ स्टेम गर्ल लॉन्जिया डिसीज। ओके ओके, स्टेम गर्ल डिसीज जो होता है जिसको लॉन्गिया डिसीज भी कहते हैं, तो उससे कोरिएंडर इन्फेक्ट हो जाते हैं और जिससे फार्मर के जो क्रॉप्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं। इसके लिए हमारी जो कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने वर्क किया है एंड एक जेनोटाइप क्रिएट किया, दैट इज RKD18 एंड ACR1 टू ओवरकम दिस डिसीज। ओके, दिस इज अ जेनोटाइप ऑफ कोरिएंडर एंड नोट दैट देयर आर द 8 जेनोटाइप ऑफ कोरिएंडर्स जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो ये हम डिसीज के बारे में देख लेते हैं, डिसीज करती क्या है एक्चुअली में। दिस डिसीज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर लाइक swelling of veins, leaf stalks, potentials, stem as well as fruits, and the infected veins show a swollen hanging appearance to the leaf, and badly affected plants may be killed or in presence of excessive soil moisture, especially under the sudden condition when the stem fail to harden, the remain succulent and the tumors are numerous. So किस तरीके से जो डिसीज और किस तरीके से अफेक्ट करता है कोरिएंडर को। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर। देन देयर आर द 8 कोरिएंडर जेनोटाइप्स, दैट इज RKD25, RKD29, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पर इस पीआईबी में RKD18 के बारे में दिया गया है जो अभी अभी क्रिएट किया गया है, जो बनाया गया है किसके द्वारा, बाय द कोटा यूनिवर्सिटी। एंड ये RKD18 किस तरीके से हेल्पफुल है मैं बता देता हूँ कि द जेनोटाइप RKD18 रिकॉर्डेड द हाईएस्ट 1000 सीड वेट, and the variety of RKD18 recorded significantly higher seed yields, and the RKD18 recorded the higher straw yields. So ये इसलिए RKD18 को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ओके, एंड किस तरीके से हम डिसीजेस से उस डिसीजेस से ओवरकम करने के लिए आप ये वाला सीड का उपयोग कर सकते हैं। Then the next PIB that we have is a government approved the advisory for the management of human wildlife conflict across the country. So हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज की गई है। ओके, एंड ये जो PIB है दैट इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ in its 60th meeting, okay, 60th meeting held on जो 5 जनवरी को हुई थी, has approved the advisory for the management of human wildlife conflict. So जो स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी उन्होंने एक अप्रूव कर दिया है कि एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जो एडवाइजरी होगी ये कुछ कुछ प्रिस्क्रिप्शंस जो रिलीज करेगी फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर डीलिंग विद द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको उस सिचुएशन के लिए कुछ कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होगी जो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ये एडवाइजरी एडवाइस करेगी या तो कुछ चीज रिलीज करेगी। देन एंड द एडवाइजरी envisages empowering the gram panchayat in dealing with the problematic wild animals as per section 11 of the Wildlife Protection Act of 1972. Okay, and note that this advisory also envisages prescribing interdepartmental committees at the local and state level, and which also start a toll-free number, hotline number, which could be operated on the 24/7. Okay, some of the और इस मीटिंग में कुछ एक और अलग चीज जो अप्रूवल मिला है, okay, that is related to the caracal, which is an animal. Okay, some of the other important approval take place during the meeting, that is the inclusion of caracal. Caracal it is a medium sized wild cat. Okay, and ये कहाँ पाया जाता है, some part of the Rajasthan and Gujarat, and इसको क्या किया गया, it is listed as a critically endangered species. Okay, और इसे critically endangered species पे इसको लिस्टेड किया गया है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कैरिकल के बारे में और इसे थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से रीड कर लीजिए। एंड नोट दैट देयर आर द 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अंडर द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो आप नोट कर लीजिए कि देयर आर द 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड
स्पीसीज एंड आप इस 22 में से कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज में आते हैं आप उसका चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देन एनबीडब्ल्यूएल के बारे में पढ़ लेते हैं, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जो एडवाइजरी जो कमेटी है जिसके द्वारा जो अभी सेटअप हुई है, जिसको अप्रूवल मिला है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो किसके द्वारा constituted की गई by the Central Government of India under the WPA Act, and the Standing Committee of NBWL National Board for Wildlife considers a proposal after seeking a level of scrutiny and have recommendation of the state wildlife chief wildlife warden, the state government and the state board for wildlife। and जो standing committee है जो NBWL की, वो कुछ recommendations जो propose करेगी to चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, सो ये था पीआईबी। देन अब इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में दिया था, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। ओके, एंड दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट स्पीसीज। तो आप ये याद रखिएगा, जो यहाँ पर नेम दिया है वाइल्ड लाइफ, इट मींस ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स को दिया जाता है, एक्चुअली में वाइल्ड एनिमल्स को बस नहीं दिया जाता, एक्चुअली में जो प्रोटेक्शन है ये वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट स्पीसीज, ओके, इन सबको एक टू इंश्योर environmental and ecological security। okay, and जो एक्ट है lays down restriction on hunting many animal species, and note that ये जो एक्ट है ये आखिरी बार कब अमेंड हुआ था 2006 में, 2015 भी में हुआ था लेकिन वो लैप्स हो गई थी, वो बिल आई थी हमारी लोकसभा में, वो बिल आया था लेकिन वो लैप्स हो गया था, तो आखिरी अमेंडमेंट 2006 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के, आर्टिकल 48A एंड द आर्टिकल 51A। ओके, जो 48A है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ and forest, and this article added by the 42 Amendment Act in 1976। and जो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 51A imposes a certain fundamental duties for the people of India, one of them is to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers, wildlife to have a compensation for living creatures। okay, then अब हम कुछ schedules देख लेते हैं, there are the 6 schedules under the Wildlife Protection Act। okay, जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को किस तरीके से प्रिजर्व करती है। तो सबसे पहले जो शेड्यूल्ड 1 है, इस पे कौन सी स्पीसीज कवर होती है, दिस शेड्यूल कवर द एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंड स्पीसीज अंडर दिस शेड्यूल आर प्रोहिबिटेड टू हंटेड थ्रू आउट द इंडिया एंड एक्सपोर्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। एंड मैं इसमें कुछ मेजर चीज बता दे रहा हूँ, बाकी आप चीज नोट कर सकते हैं। ओके, एंड ट्रेड ऑफ दिस एनिमल इज प्रोहिबिटेड। ओके, इस तरह के एंड एग्जांपल ऑफ शेड्यूल 1 क्या क्या एग्जांपल है शेड्यूल 1 के, these are tiger, black buck, Himalayan brown bear, brown-antled deer, blue whale। so these are covered under the scheduled 1 and of endangered species। then जो हमारा scheduled 2 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, animal under this list are also accorded high protection and their trade is prohibited and they cannot be hunted except under the threat to human life। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल यहाँ से रीड कर सकते हैं। then the schedule 3rd and 4th, इस पे क्या दिया, this list is for the species that are not endangered। okay, and this include a protected species but the penalty for any violation is less compared to the first schedule। अगर इसमें से कुछ चीज होती है जो protected species है और उसको कुछ होता है तो उसकी जो पेनल्टी है वो scheduled 1 and scheduled 2 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, जैसे हाइना हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया। ओके, देन द शेड्यूल 5 क्या है, दिस शेड्यूल कंटेन एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड लाइक माइस, रैट, कॉमन क्रो एंड फ्रूट बैट्स। ओके, एंड जो हमारा शेड्यूल 6 है ये क्या है, दिस लिस्ट कंटेन प्लांट्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशंस लाइक पिचर प्लांट, ब्लू वैंडा एंड द रेड वैंडा। okay, so this is about the Wildlife Protection Act and the scheduled, and there are the 6 scheduled under the Wildlife Protection Act। हमने उसके बारे में देखा उसमें कौन कौन सी स्पीसीज को किस में रखा गया है एंड कौन सी स्पीसीज जिनको हंट करा जा सकता है और किनको नहीं करा जा सकता, एनिमल्स स्पीसीज को। ओके, देन द नेक्स्ट PIV is about the bird flu, जो हमारे कंट्री पे अभी जो प्रेजेंट में जो अभी आउटब्रेक हुआ है, तो मैं बताऊंगा कि आउटब्रेक कहाँ हुआ है। एंड इसके हम पहले देखिए, कोई भी चीज को पढ़ने के पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। सो इंडिया नोटिफाइड द फर्स्ट आउटब्रेक, हमारा जो इंडिया में सबसे पहला जो बर्ड फ्लू है जो आउटब्रेक हुआ था वो 2006 में हुआ था। एंड नोट दैट इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज नॉट येट रिपोर्टेड इन इंडिया थ्रू द डिसीज इज जेनेटिक। ओके, जो ह्यूमन में जो इन्फेक्शन है जो बर्ड फ्लू उसको नहीं देखा गया है, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण लेकिन इस डिसीज को जेनेटिक डिसीजेस पे रखा गया है। ओके, infection in humans is not yet reported in India, though the disease is genetic। okay,
And note that there is no direct evidences that bird flu virus can transmitted to human by the consumption of contaminated poultry products. So आपको ये चीज नोट कर लेनी है कि जो बर्ड फ्लू हो रहा है तो ये अगर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे आप चिकन कुछ भी खाते हैं या फिर मीट खाते हैं तो उससे ट्रांसमिट नहीं होता, तो इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि आप कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उससे बर्ड फ्लू होता है। ओके, एंड नोट दैट इन इंडिया द डिसीजेस कब कब स्प्रेड होता है और किसके द्वारा होता है। द डिसीजेस स्प्रेड मेनली बाय द माइग्रेटरी बर्ड्स, ओके, जो हमारे इंडिया पे आते कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ओके, विंटर मंथ्स में आते थे बर्ड फ्लू, फिर डिजीज फैलता है फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर एंड फरवरी टू मार्च। ओके, एंड ये तो पहला स्प्रेड है। जो दूसरा स्प्रेड होता है बर्ड फ्लू का, दैट इज स्प्रेड बाय द ह्यूमन हैंडलिंग थ्रू द फॉन्टिस, एंड अभी तक इंडिया कैन नॉट बी रूल्ड आउट, पर स्टिल तक इंडिया एलिमिनेट नहीं कर पाया है। प्रेजेंट आउटब्रेक की बात कर लेते हैं, जो 2-3 दिन पहले, जो 1 वीक पहले जो हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है। There are there some positive samples जो किसके द्वारा कलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम द ICR निशात, एंड there are the 12 epic centers, उसमें से मैं मेजर बता देता हूँ। जो राजस्थान में क्रोपे, मध्य प्रदेश के क्रोपे, एंड देन हिमाचल प्रदेश के माइग्रेटरी बर्ड्स, दैट इज ओके, एंड द केरला के पोल्ट्री डक में, ओके, पोल्ट्री डक में। तो यहाँ से ये इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो फैला हुआ है, और यहाँ पे ये चीज जो पॉजिटिव सैंपल्स जो यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। ओके, सो दीज आर द स्टेट्स, और बर्ड फ्लू यहाँ फैल चुका है। ओके, देन अभी गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है इसको स्टॉप करने के लिए। देन एंड अब देखिए जो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका सब टाइप है। ओके, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है जिसे रिपोर्ट किया गया है कि ये वायरस है, वो वायरस का नाम क्या है, H5N8, एंड ये क्या है, इट इज अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एंड ये कहाँ रिपोर्ट किया गया, रिपोर्टेड इन द डक इन केरला। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। उसके पहले मैं बर्ड फ्लू के बारे में बता देता हूँ किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। ओके, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन नॉट इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड्स बट आल्सो ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। सो ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये सिर्फ बर्ड्स को नहीं होता, इट आल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, बट हम पोल्ट्री प्रोडक्ट खा के हम इससे इन्फेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये इससे ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, एंड इट इज हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज अफेक्टिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स such as chicken and quails and the guinea fowl, etc., as well as birds and the wild birds. Okay, and ये जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ह्यूमंस को नहीं, बट जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हैं, चिकन्स हो गए, इनको ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, एंड occasionally mammals including humans may contract avian influenza. Okay, and note that जो influenza A वायरस है उसको दो which are classified into 2 subtypes based on two surface proteins. Okay, so first protein is a hemagglutin, okay, and the second one is a neuraminidase. Okay, so the two surface protein है उसके अंदर इसको सब टाइप को क्लासिफाई किया गया है। ओके, इन्फ्लुएंजा जो वायरस आर क्लासिफाइड इनटू 2 subtypes based on 2 surface protein. ओके, फर्स्ट वन इज HA, सेकंड वन इज NA। तो HA NA के बारे में अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ओके, जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है उसके 2 सब टाइप है, दैट इज जो सब टाइप है उसको प्रोटीन के अकॉर्डिंग, जो 2 प्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। ओके, देन देयर आर 18 known HA types and 11 known NA types. Okay, and नोट दैट कि जो H7N2 है उसपे जो H7 है दैट हैव HA7 प्रोटीन एंड N2 मतलब Na2 प्रोटीन। ओके, Na2 मींस Na प्रोटीन neuraminidase and HA means hemagglutin. Okay, so आप इसे रीड कर सकते हैं प्रॉपर्ली। एंड देयर आर द 9 known subtypes of H5 virus, that is H5N1, H5N2, H5N3, एंड जो अभी जो आउटब्रेक हुआ है जिसे रिपोर्ट किया गया वो H5N8 वायरस है। ठीक है, एंड नोट दैट कि जो पूरे सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस के जो बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट 2 सब टाइप जो बर्ड्स को अफेक्ट नहीं करती। वो 2 सब टाइप कौन से हैं, H17N10 और H18N11, विच हैव ओनली फाउंड इन बैट्स, जो हमारे सिर्फ बैट्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो बर्ड्स को अफेक्ट नहीं करती। ये आप ये यहाँ पर ये रेड डायग्राम से लिखा हुआ है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि ऑल नोन सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस कैन इन्फेक्ट बर्ड्स एक्सेप्ट सब टाइप H17 एंड H18N11 which have only found in bats. Okay, so this is about the virus. Then H5N8 के बारे में पढ़ लेते हैं जो भी चल रहा है।
जिसे रिपोर्ट किया गया है, अकॉर्डिंग टू पेरिस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, H5N8 bird flu is a disease of bird caused by a type A influenza virus and which affect several species of domestic poultry such as chickens, ducks, as well as pet birds and wild migratory birds and waterfowl. Okay, यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से पूरा बर्ड फ्लू के बारे में बताया हूँ कि बर्ड फ्लू किस तरीके से फैलता है, फिर साइंस क्या होते हैं. ओके, तो एंड आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और इसके नोट्स बना सकते हैं. देन और आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं. देन द नेक्स्ट पे अभी थर्ड पे है केवीआईसी. केवीआईसी मींस खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन होता है. उन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, आईटीबीपी, इंडियन टेरिटोरियल पुलिस फोर्स के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है. एमओयू का एग्रीमेंट है साइन फॉर अ 1 year एंड द टोटल वैल्यू इज 1.72 lakh ड्यूरीज इज रुपीज 8.74 करोड़. सो ये ड्यूरीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ. एज पर द स्पेसिफिकेशन केवीआईसी जो है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, वो क्या करेगी, विल प्रोवाइड अ ब्लू कलर ड्यूरीज ऑफ 1.8 मीटर लेंथ एंड 1.0 मीटर विथ द कॉटन ड्यूरीज एंड विल बी प्रोड्यूस्ड. ये जो प्रोवाइड करेगी, किसे प्रोवाइड करेगी, टू द आईटीबीपी. एंड जो कॉटन ड्यूरीज है वो कहाँ प्रोड्यूस होगी, बाय द खादी आर्टिजन्स, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में. ओके, एंड इसके साथ जैसे ये सक्सेसफुल हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं जो एमओयू साइन होने वाले हैं आईटीबीपी के साथ, वो क्या क्या सप्लाई करेगी, जो हमारी केवीआईसी है वो क्या करेगी, खादी ब्लैंकेट, बेड शीट, पिलो कवर, पिकल्स, हनी, पापड़ एक्सेट्रा. ओके, एंड केवीआईसी का जो चेयरमैन है टर्म एज द डेवलपमेंट एज हिस्टोरिक सेइंग दैट दिस वुड नॉट ओनली इंकरेज the use of Swadeshi product in our forces but also create a large scale employment for khadi artisans. Okay, then they note that KVIC developed the cotton dewries as per the sample provided by the ITBP. Okay, and the जो cotton dewries है जो KVIC द्वारा जो प्रिपेयर होने वाली है, ये किसके द्वारा सर्टिफाइड होगी, सर्टिफाइड बाय द नॉर्थर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन. ओके, a unit of, ये किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ओके, सो ये है कॉटन ड्यूरीज के बारे में. लेकिन इसके पहले भी एक एमओयू साइन हुई है हमारी आईटीबीपी के साथ, उसको आपको याद रखना है कि ऑन जुलाई 31 लास्ट ईयर मींस 2019 में 31 जुलाई को केवीआईसी ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है एंड साइन एग्रीमेंट विद आईटीबीपी और सप्लाइंग अ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, और जो सक्सेसफुली सप्लाइड कर दिया गया है. ओके, आईटीबीपी के बारे में बता देता हूँ. आईटीबीपी इज अ नोडल एजेंसी जो अपॉइंट किसके द्वारा हुई थी, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस. सो ये है केवीआईसी और एमओयू के बीच जो आईटीबीपी जो कॉटन ड्यूरीज में साइन हुई है. ओके, देन नेक्स्ट पीआईबी दैट वी हैव एंड इट इज द लास्ट पीआईबी. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक. ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं $64 million का फॉर द अपग्रेडिंग द स्टेट हाईवे नेटवर्क एंड द डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क इन आंध्र प्रदेश. सो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज के लिए है. देन उसके बाद देखेंगे कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में यहाँ पर रीड करना जरूरी है क्योंकि उसके कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उसको देख लेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा, आंध्र प्रदेश रोड ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट and it comprises widening 1600 km of state highway to double lane and reconstructing deep-lighted bridges on the state highway network. Okay, and जो दूसरा प्रोजेक्ट है, देखिए 2 लोन एग्रीमेंट साइन हुए हैं एंड पहले प्रोजेक्ट के लिए हुआ है जो किससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश रोड ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से. जो दूसरा प्रोजेक्ट रिलेटेड किससे है, आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी एंड रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स. Okay, and these 2 projects are expected to improve the mobility connectivity to the socio-economic centers, enhance transport efficiency, improve road safety, riding quality, providing all weather accessibility for the state road users. Okay, so ये था. लेकिन अब इसमें हम important चीज क्या है, ये तो ये भी जो कंस्ट्रक्शन है ये तो बार बार न्यूज में आते रहेगा, लेकिन मेन थिंग क्या है, एनडीबी के बारे में पढ़ा रहा है यहाँ पर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में. तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज. ओके, अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज मींस ब्राजील, रशिया फेडरेशन, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एंड एनडीबी का जो एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है ये कब साइन किया गया, ऑन जुलाई 15, 2014. एंड जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक proposed to mobilize resources for infrastructure sustainable development projects in the BRICS countries.
ओके, तो नोट दैट जो एनडीबीए फॉर दी ओनली दी ब्रिक्स कंट्रीज है। एंड लोन का टेन्योर कितना है? द टेन्योर ऑफ ईच लोन इज 32 इयर्स इंक्लूडिंग अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सो दिस इज अबाउट द टुडेज पीआईबी। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से इसे ब्रॉडली और तरीके से रीड कर सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन comment on us and don't forget to subscribe our channel to get the daily updates of PIB analysis. Thank you.